साल था 2005। मऊ में बहुत भयंकर दंगे हुए। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा। कहते हैं कि वो उस समय 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ सड़क पर खुलेआम घूमता था। उसकी बोनट पर बैठकर इस तरीके से घूमता था कि जनता में उसके नाम का एक डर बैठ गया। उसके साथ करीब 20 से 25 एसयूवी गाड़ियां भी उस समय रहा करती। उस वक्त गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला। 2006 में गोरखनाथ मंदिर से मऊ जाने के लिए वो निकल भी गए, लेकिन योगी के इस काफिले को मऊ बॉर्डर पर दोहरी घाट में ही रोक दिया गया। इसके बाद योगी वहां से वापस लौट आए। 7 सितंबर 2008 को योगी डीएवी कॉलेज के मैदान जा रहे हैं कि तभी उनके काफिले पर हमला हो गया। उस वक्त योगी ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमला मुख्तार ने कराया है। ये शुरुआत थी उस जंग की जो एक दिन इतनी बढ़ गई कि आखिरकार मुख्तार को अपना आखिरी समय योगी सरकार से डर कर, भाग कर, छिपते हुए ही काटना पड़ा। समय ऐसा तक आ गया था कि योगी सरकार के डर के मारे वो पंजाब जाकर जेल में बैठ गया था। बोल रहा था कुछ भी हो जाए बस यूपी नहीं जाऊंगा। लेकिन आखिर में कल रात जब बांदा से खबर आई कि मुख्तार अंसारी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। अब देखिए सच्चाई क्या है और क्या नहीं है ये तो प्रशासन जानता है, लेकिन जो मुख्तार अंसारी का अंजाम हुआ उस तक वो वहां कैसे पहुंचा, इसकी क्राइम कुंडली बहुत ज्यादा लंबी है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने मुख्तार अंसारी के जो एक रिच फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करी थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मुख्तार अंसारी उस मुकाम तक पहुंचा, या यूं कहूं उस गुंडागर्दी के मुकाम तक पहुंचा जहां बैठकर उसको बाहुबली का टैग दिया गया, जहां से हर एक पार्टी ने उसके साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई, लेकिन आखिरकार एक ऐसी सरकार के हत्थे वो चढ़ गया जिसके साथ उसकी कभी बन नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी, चाहे आजादी के पहले का समय रहा हो या बाद का। लेकिन 70 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा को खराब कर दिया। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाई और बाद में खुद राजनीति में उतर गए। 80 के दशक में माहौल बदल भी रहा था और बिगड़ भी रहा था। पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं, टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वहीं ले पाते थे जो वहां के बाहुबली होते थे। इलाके में एजुकेशन का माहौल था, लेकिन यहां से बेरोजगारों की फौज निकल रही थी। रोजगार की तलाश में हताश युवा कब किस माफिया के चंगुल में फंस जाए कोई नहीं जानता। ऐसे लोग अपने आका के एक इशारे पर मरने मारने को तैयार रहते थे। कट्टा रखना उस समय शान समझा जाता था। कई लोग साइकिल पर बंदूकें लेकर चला करते थे। खाने को रोटी ना हो चलेगा, लेकिन दोनाली होना बहुत जरूरी थी। पूर्वांचल का ही एक जिला है गाजीपुर। कहा जाता है कि यहाँ अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। ये भूमिहार बहुल इलाका है। कुछ लोग इसे भूमिहारों का वेटिकन भी कहते हैं। बनारस यहाँ से करीब है और कहा जाता है कि गाजीपुर वालों को बनारस में ही सब कुछ मिलता है, केवल गुंडई छोड़कर। इसकी ट्रेनिंग यहीं मिल जाती है। पुराने लोगों को हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर बातें राजनीति से शुरू होती हैं, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर ही होती है। गाजीपुर के ही यूसुफनगर मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उसके दादा आजादी के आंदोलन में भाग ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदारों में गिना जाता था। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको बड़का फाटक भी बोलते हैं। मुख्तार एक मजबूत कदकाठी और दबंग स्वभाव का था। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वो मनबड़ था। वो जो कहे वही हो, ये उनके स्वभाव में था। वो अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में इंटरेस्ट था। निशानेबाजी का शौक उनको काफी ज्यादा था। गाजीपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार राजकमल बताते हैं कि इंटर की पढ़ाई के बाद मुख्तार ने गाजीपुर के पीजी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी दोस्ती हुई साधु सिंह से। साधु सिंह और मखनू सिंह दोनों सगे भाई थे। दोनों गोरखपुर के बड़े ब्राह्मण नेता के लिए काम करते थे, जिनकी अदावत ठाकुर माफियाओं से थी। ब्राह्मण और ठाकुर माफिया रेलवे के ठेके के लिए एक दूसरे से लगातार भिड़ते थे। उस दौरान पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के जिलों में आए दिन गोलियां चलती रहती। साधु सिंह की संगत से मुख्तार को मंजिल दिखने लगी। उसे लगने लगा कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो बाहुबली तो बनना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुख्तार का तकिया कलाम बना हनुमान गियर। किसी भी तरह का काम हो, अगर मुख्तार को पसंद आ गया तो वो कहते हैं कि हनुमान गियर लगावत हुई, मतलब कि हनुमान गियर लगा रहा हूं। अभी भी कहते हैं कि हनुमान गियर लगाना पड़ेगा। हनुमान गियर यानी साम दाम दंड भेद से ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा गुट अपने आका को यही बताता है कि अरे वहां तो हनुमान गियर लगा हुआ है। 80-90 के दशक में गाजीपुर जिले की एक और खासियत, राज्य हाईवे से सरकारी बसें इस इलाके को पार करके चला करती, जैसे बनारस गाजीपुर गोरखपुर, बलिया गाजीपुर बनारस। लेकिन
किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि वो गाजीपुर के इंटरनल इलाकों से सरकारी बसें मुख्यालय तक चला सके। इन सारे रूटों पर माफियाओं का कब्जा था, जो अपने अपने बेड़े की बसें चलवाते थे। इसे जनता का भी समर्थन मिलता था, क्योंकि बसों की टाइमिंग फिक्स थी। मोहम्मदाबाद से गाजीपुर बनारस के लिए बस कितने बजे चलेगी, कब पहुंचेगी, कहां कहां रुकेगी, ये सब तय था। लोग बताते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इससे घड़ी मिलाने की बात करते थे। सच्चिदानंद राय भी दबंग किस्म के थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद से चलती थी। बताया जाता है कि मुख्तार से जुड़े लोग भी इस कारोबार में थे। किसकी बस कब निकलेगी, इसको लेकर विवाद हो गया। सच्चिदानंद राय वहां मौजूद नहीं थे। मुख्तार भारी पड़ गए। सच्चिदानंद को यह बात नागवार गुजर गई। कहा जाता है कि फनफना सच्चिदानंद मुख्तार के घर फाटक तक चढ़ गए। मुख्तार ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। कुछ दिन बाद ही सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। नाम मुख्तार पर आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। इससे पहले शूटर माला गुरु की हत्या में भी नाम लिया गया था, लेकिन सच्चिदानंद की कहानी बड़ी हो गई। एक एक करके ऐसी कहानियां जुड़ती गईं और मुख्तार माफिया की नगरी में बड़े होते चले गए। मुख्तार और ब्रजेश सिंह के रास्ते पहले अलग अलग थे। दोनों की कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन साधु सिंह मुख्तार के संगी थे। उस इलाके में खास दोस्ती को संगी कहा जाता है। साधु सिंह के परिवार की दुश्मनी एक जमीन के टुकड़े को लेकर ब्रजेश सिंह के परिवार से हो गई। इस लड़ाई में साधु सिंह के गैंग के पांचू सिंह ने ब्रजेश सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। साधु सिंह की संगत की वजह से ब्रजेश सिंह मुख्तार को दुश्मन मानने लगे। अदावत बढ़ती गई। मुख्तार ठेका पट्टी में तेजी से अपना पैर फैलाने जा रहा था। उधर ब्रजेश बदले की आग लिए जला जा रहा था। आजमगढ़ के तरिया में एक ही दिन 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इससे ब्रजेश सिंह का नाम सामने आया। वो ठाकरों की आपस की लड़ाई थी, लेकिन इस हत्याकांड के बाद तय हो गया कि पूर्वांचल में 2 ही लोगों की दबंगाई चलेगी। एक गुट मुख्तार के साथ जुड़ गया तो दूसरे ने ब्रजेश सिंह की शरण ले ली। अब ठेका नाका का सवाल बन गया। ब्रजेश सिंह साहिब सिंह का सरपरस्ती से अलग होकर खुद मैदान में उतर चुका था। पुलिस उसको खोज रही थी, लेकिन उसके पास कोई फोटो तक नहीं थी जिससे ब्रजेश की पहचान हो सके। कहा जाता है कि बनारस से इलाहाबाद की तरफ ब्रजेश भारी पड़ते और बनारस से गाजीपुर मऊ की तरफ मुख्तार। ऐसे में गैंग वॉर लाजमी था और इसमें कई लोगों की जाने गई। साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में आए थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। साधु अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को देखने हॉस्पिटल आए थे। पुलिस कस्टडी में ही उन्हें मार दिया। हत्यारे पुलिस की वर्दी में थे। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। उसी दिन साधु सिंह के गांव मुदियार में हमला हुआ और उनके भाई और मां समेत 8 लोगों को खत्म कर दिया गया। इस हमले में कुल 21 लोग घायल हुए थे। मुख्तार का परिवार कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुकात रखता था। उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी राजनीति में दखल रखते थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल ने उसे आगे बढ़ाया और 1985 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। सीट थी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद। कांग्रेस के दौर में भाई को चुनाव जिताने में मुख्तार का बड़ा हाथ माना जाता है। इसके बाद मुख्तार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। मुख्तार अब अपनी छवि चमकाने में लग गया। गाजीपुर में उस समय हैंडलूम का काम भी बहुत बड़े लेवल पर चलता था, लेकिन बिजली की प्रॉब्लम थी। मुख्तार ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने अफसरों पर दबाव बनाया कि उन्हें तय करना होगा कि इलाके में बिजली कितने घंटे आएगी। इसका असर दिखने लगा। लोगों को लगने लगा कि मुख्तार उनके लिए लड़ सकता है। फाटक पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ गई। मुख्तार गाजीपुर में ही किसी सीट से विधायकी का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन बात बैठ नहीं रही थी। उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। मायावती ने उन्हें 1996 में मऊ से मैदान में उतारने का आदेश दिया। मऊ की सीट मुस्लिम बहुल है और ये मुख्तार के लिए वरदान साबित हुई। मुख्तार 96 में पहली बार बीएसपी से विधायक चुने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तब से लेकर 2017 तक वो लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। पहली बार चुनाव जीतने के बाद दुनियादारी का दायरा उन्होंने थोड़ा और बढ़ा लिया। जब मोहम्मदाबाद में 24 घंटे लाइट रहती है तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मुख्तार शहर में। कहा जाता है कि लखनऊ से निकलने के पहले तो बिजली विभाग के अधिकारियों से ये मुकर्रर करा लेते थे कि बिजली नहीं कटनी चाहिए। फिर फाटक पर दरबार लगता, झगड़े में फंसी जमीनें हो, पार्टनरशिप का विवाद हो, शादी करके भी कोई लड़का लड़की को रखने को तैयार ना हो, किसी की बेटी की शादी में पैसों की वजह कोई कारण ना बन रही हो, किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा जमा लिया हो, पीएचसी का डॉक्टर ना आ रहा हो, कोई सड़क ना बन रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हो, किसी दफ्तर में किसी का काम ना हो रहा हो, लोग फाटक पहुंचते थे। मोहम्मदाबाद के ही एक बुजुर्ग बताते हैं कि मुख्तार के कारिंदे शहर में घूमा करते थे। किसी के सताए लोग उनसे आसानी से संपर्क कर लेते। फैसला फाटक पर होता और वहीं से फरमान जारी होता। समझाया प्यार से ही जाता था, लेकिन सामने वाले को पता होता था कि न मानने पर इस प्यार का क्या अंजाम होगा वो उसको समझ लेना चाहिए। एक और बात, मुख्तार को एसयूवी का बड़ा शौक रहा। उनके एसयूवी के बेड़े में कई सारी गाड़ियां थी। उन गाड़ियों की सीरीज कोई भी हो, लेकिन आखिरी नंबर 786 हुआ करता था। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि मुख्तार किसी गाड़ी में बैठे हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। मुख्तार और उनके लोगों को करीब से जानने वाले बताते हैं कि मुख्तार की गाड़ी या उनके काफिले की गाड़ी का ड्राइवर
बनना भी आसान नहीं था। ड्राइवर वही बन सकता था जो दुश्मनों को दूर दूर से पहचानता हो और किसी भी रास्ते से गाड़ी निकालने में एक्सपर्ट। गाजीपुर बनारस इलाके से जुड़े पुराने पत्रकार बताते हैं कि 1995-96 में श्री प्रकाश शुक्ला अपराध की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा था। बहन से छिड़खानी करने वाले की हत्या कर वो एक बैंकॉक भाग गया, फिर लौटा तो गैंगस्टर बन चुका था। उसकी उम्र कोई 22 से 24 साल रही होगी। उसे बिहार के माफिया सूरज भान की सरपरस्ती मिल गई। इसके बाद वो ठेके, पट्टे, रंगदारी, फिरौती, हत्या की सुपारी जैसे कामों में लग गया। वो मान बैठा था कि अगर तेजी से नाम कमाना है तो बड़े बरगदों को गिराना पड़ेगा। उसने हरिशंकर तिवारी को धमकी दे दी, जो बड़े नाम के साथ विधायक भी थे। कहा जाता है कि तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के मामा को साथ लेकर घूमने लगे ताकि वो गोली ना चला। तिवारी की पुरानी अदावत वीरेंद्र प्रताप शाही से भी थी। दोनों के बीच खूनी गैंग वॉर में पूर्वांचल कई बार थर्राया, कई लाशें गिरी, लेकिन 90 के आखिरी दशक में दोनों को कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिल गई। राजनीति में सक्रिय होने के बाद अब उस तरह की अंधेरगर्दी हो भी नहीं सकती थी। हरिशंकर तिवारी तो बच गए, लेकिन वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में दिन दहाड़े गोलियों से भून दी। इसके बाद बिहार के मंत्री ब्रजविहारी प्रसाद की उसने हत्या कर दी। उसका अंदाज देखकर बड़े से बड़ा माफिया डर गया। बताया जाता है कि लखनऊ में एक बार मुख्तार का काफिला निकला, लेकिन कुछ दूर जाते ही श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्तार के ड्राइवर ने पहचान लिया। इसके बाद से गाड़ियां वहां से निकली और सीधे फाटक पर ही आकर रुकी। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर तक तूफान से पहले की शांति बनी रही। मुख्तार 1996 में मऊ से बीएसपी के लिए विधायक चुन लिए गए थे। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला। विरोधियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसरी चट्टी में ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार को टारगेट करके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसे मुख्तार के सरकारी गनर और प्राइवेट गनर समेत 3 लोग मारे गए। कहा जाता है कि मुख्तार की गाड़ी से गोली चली और हमलावरों में से एक मनोज राय वहीं ढेर हो गया। बिहार का मूल निवासी मनोज राय बनारस में रहता था और गायकी में काफी बड़ा नाम कर रहा। मुख्तार के जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये मामला आज भी चल रहा है। कहा जाता है कि इस वाक्य के बाद ही ब्रजेश सिंह ने इलाका छोड़ दिया और फिर मुंबई पहुंच गया। वहां सुभाष ठाकुर और इसके बाद दाऊद से मिला। दाऊद के जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए जे हत्याकांड हुआ, जिसमें ब्रजेश का नाम शामिल हुआ। ब्रजेश सिंह को 2008 में उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। हमले के बाद गैंगवार होना तय था। उधर गाजीपुर में एक नया लड़का अपनी जगह बना रहा था और उसका नाम था कृष्णानंद राय। ब्रजेश अमूमन भूमिगत रहकर काम करता था। उसे एक चेहरे की जरूरत थी, जिसकी कमी कृष्णानंद राय ने पूरी करी। ब्रजेश को यकीन था कि अगर मुख्तार को कमजोर करना है तो उनकी राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। मुस्लिम बहुल मऊ में यह संभव नहीं था, जहां से मुख्तार जीतते थे, लेकिन मोहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे उनके भाई अफजल को घेरना आसान था, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी 10% ही थी। कृष्णानंद राय ने यहीं से मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी। 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अफजल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी के विधायक चुने गए। 2002 में मुख्तार मऊ से विधायक चुन लिए गए थे। उन्होंने खुद पर हुए हमले से सहानुभूति बटोरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तब मोबाइल और वीडियो रिकॉर्ड करने का जमाना था नहीं। वो छोटी मोटी सभाओं में कहा करते थे कि भूमिहारों और सवर्णों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, हमारा परिवार तो इन्हीं के बल पर हमेशा चुनाव जीतता रहा है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि मेरी दुश्मनी किससे है। अगर मुझे जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। उधर कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चला करते थे। उन्हें ब्रजेश का बैकअप था। उधर आरोप लगा कि मुख्तार सेना के भगोड़े से LMG खरीदने की जुगत में लगे। उन पर पोटा के तहत केस दर्ज करने वाले STF में डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने दावा किया कि उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए सुना कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान्य राइफल से नहीं भेदी जा सकती, इसलिए LMG का इंतजाम करना है, और इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय भी हो गया था। शैलेंद्र सिंह ने केस तो दर्ज कर LMG भी बरामद कर ली, लेकिन मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी रह गई। उन पर इतने दबाव पड़े कि उन्हें खुद ही इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुकदमे भी लाद दिए गए। अब योगी सरकार ने उन पर लगे मुकदमे वापस लिए, लेकिन नौकरी की अवस्था वो पार कर चुके हैं, इसलिए बहाली पर विचार नहीं हो पाया। 2002 में विधायक चुने जाने के बाद कृष्णानंद राय की पब्लिक डीलिंग बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगने लगा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि पर हमला करना आसान नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह थी कि 2005 में मुख्तार पर मऊ में दंगा कराने का आरोप लगा था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। भरत मिलाप पर हुए पथराव के बाद शुरू हुई हिंसा में कई लोग मारे गए। कुछ फुटेज में दावा किया गया कि मुख्तार खुली जिप्सी में घूमकर एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ भड़का रहा। हालांकि उनका कहना था कि वो लोगों को समझा रहे थे। मुख्तार निर्दलीय विधायक चुने गए थे, पर सपा सरकार पर बर्दाश्त हासिल था। राज्यपाल राजेश्वर राव के मऊ दौरे के बाद मुख्तार पर शिकंजा कस गया। मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को सरेंडर कर दिया और गाजीपुर जेल चले गए। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद और लापरवाह हो गया। गाहे बगाहे वो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के ही निकल जाया करता था। तारीख थी 29 नवंबर 2005। इस दिन करीमुद्दीन नगर इलाके के सिनाड़ी गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने कृष्णानंद राय को जाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य टाटा सुमो में ही चले गए। इसकी मुखबरी हो गई। शाम 4 बजे के आसपास जब वो अपने गांव गोड़र वापस लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया।
ऐसी जगह पर घेरा गया जहां से गाड़ी घूम तक नहीं सकती थी और चारों तरफ से घेरकर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करी गई। तकरीबन 400 राउंड गोलियां चली। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के भीतर शरीर से करीब 67 गोलियां निकाली गई। ये सामान्य हत्या नहीं थी, ये बताने के लिए था कि आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर आपको मारा है। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय फेमस हो चुकी थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चुटिया काट लें। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा, बसें फूंक दी गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल डाला। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंपी गई। राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों और गवाहों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की CBI कोर्ट ने मुख्तार अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 2005 में मुख्तार ने गाजीपुर जेल को ठिकाना भी बना लिया। अब वो दरबार कभी फाटक पर लगता था तो वो अब गाजीपुर में लगने लगा। ऐशो आराम के सारे इंतजाम वहीं कर दिए गए। यूपी के DGP रहे ब्रजलाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि मुख्तार ताजी मछली खा सके इसलिए जेल परिसर में तालाब तक खुदवा दिया गया था। एक डिप्टी SP अखबार लेकर जाते थे, एक दरोगा मुख्तार के प्रेस किए कपड़े पहुंचाने का काम करते थे। निशानेबाजी का शौक इतना कि जेल में गुलेल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते। गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजकमल कहते कि मुख्तार और ब्रजेश सिंह के लोगों में एक खास अंतर यह भी था कि इस गैंग के लोग निशानेबाजी में परंपरागत थे। पहले कई ऐसी हत्याएं हुई जिनमें केवल एक गोली का इस्तेमाल हुआ और टारगेट खत्म हो। वहीं ब्रजेश सिंह एंड गैंग का नाम जहां भी आता वहां बर्स्ट फायरिंग हुई, यानी कि मैगजीन खाली। मुख्तार के लिए काम करने वाले लोगों का भरोसा राइफल पर रहा है। वहीं ब्रजेश सिंह पर जो पहला आरोप हत्या का लगा था उसमें भी AK-47 का ही इस्तेमाल हुआ। 2009 तक राजनीतिक हालात बदले। सूबे की कमान मायावती के हाथों में थी। गाजीपुर जेल में STF ने छापा मारा तो मुख्तार की सेल में फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर समेत कई सामान मिले। इसके बाद मुख्तार को मथुरा जेल भेज दिया गया। इसके बाद परिस्थितियां बदली तो उन्हें लखनऊ उन्नाव होते हुए 2018 में बांदा जेल भेज दिया गया। कहा जाता है कि मुख्तार को जेल से कभी गुरेज नहीं रहा। एक व्यापारी से रंगदारी मांगने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी दिल्ली में हुई। तिहाड़ में उनकी मुलाकात सुभाष ठाकुर से हुई जिन्हें बाबा कहा जाता है। जानकारों का कहना है कि वहां से उन्हें नया दर्शन मिला। केवल बाहुबल से कुछ नहीं होगा, सत्ता की हनक साथ होनी चाहिए, वरना एक हवलदार भी जिस दिन अपनी पर आ जाएगा तो फाटक के दरवाजे पर नोटिस चस्पा कर देगा। जेल में नए साथी मिलते हैं तो जरूरत पड़ने पर काम भी आते हैं। जयराम से जुड़े लोगों की जिंदगी जुदा होती तो जबान के लिए जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। मुख्तार को तिहाड़ में यही ज्ञान भी मिला कि जब दबाव ज्यादा हो तो जेल सबसे मुफीद जगह है, बशर्ते अपनी शर्तों पर रहने की आजादी मिले। इसलिए मुख्तार ने कभी जेल से परहेज नहीं किया। गाजीपुर जेल तो उसके लिए घर जैसी थी। बाकी जिन जेलों में वो रहा वहां उनके पहुंचने से पहले कारिंदे पहुंच गए। जेल के आसपास के इलाकों के में ये लोग ठिकाना बना लेते थे, किराए पर घर ले लेते थे। आना जाना और मिलना जुलना जारी रहता था। धंधे की सारी खबरें समय पर मुख्तार को मिलती रहती थी। हालांकि उन्हें जेल से पेशी पर ले जाने के दौरान मारने की साजिशें भी हुई। बिहार में गुंडा लंबू शर्मा को 6 करोड़ में इस काम की सुपारी दी गई थी। बम बनाने में माहिर लंबू को 50 लाख रुपए पहले मिलने थे। इसके लिए वो बिहार की जेल से भाग निकला था। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी को बम से उड़ाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे किसी और मामले में गिरफ्तार कर। 2013-14 से प्रदेश की फिजा एक बार फिर बदलने लगी थी। 2012 में सपा की सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों के हौसले और बुलंद हो गए। कई वाक्य ऐसे सामने आए कि 2 मर्डर करके कोई जेल चला गया और आया तो ठेले वालों तक से रंगदारी मांगने लगा। जनता त्रस्त हो चुकी थी। केंद्र में 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी। ऐसे में 2017 में जनता ने पूरी तरह से सत्ता पलट दी। योगी आदित्यनाथ, कोई 2006-2007 के कांड वाले योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने। अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का वादा करके सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने बड़े एक्शन लिए। अपराधियों के जाल को तोड़ना सरकार का एजेंडा सबसे बड़ा था। 2018 में कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी और मुख्तार के लिए काम करने वाले मुन्ना बजरंगी की बागपत जिला जेल में गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से मुख्तार को यूपी की जेल काफी ज्यादा असुरक्षित लगने लगी। इसी दौरान पंजाब के एक व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई कि मुख्तार के आदमी ने उससे रंगदारी मांगी। ये मामला सही है या बनाया गया है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाता, लेकिन कोर्ट के आदेश पर मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया। इधर कई मामलों में यूपी की अदालतों में मुख्तार को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वो कभी तबीयत का बहाना बनाकर तो कभी कुछ बोलकर कन्नी काटने लगा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्तार को यूपी की जेल में जाना होगा। इसके बाद उसे एक बार फिर बांदा जेल में लाया गया। मुख्तार विधायक तो लगातार चुने जाते रहे, लेकिन सांसद बनने की इच्छा अधूरी ही रह गई। 2009 में देश में लोकसभा चुनाव हो रहे
थे। बनारस की सीट बीजेपी के हाथ से निकल चुकी थी। पार्टी इस प्रतिष्ठित सीट को हर हाल में हासिल करना चाहती थी। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी ने बनारस का उम्मीदवार बना दिया। दूसरी ओर बीजेपी से खार खाई मायावती ने मुख्तार अंसारी को बीएसपी का टिकट दे दिया। मुख्तार तब आगरा सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्होंने वहीं से पर्चा दाखिल किया। बनारस की लड़ाई इंटरेस्टिंग हो गई। मुकाबला जोशी बनाम अंसारी हो गया। भीषण गर्मी में वोट पड़े, लेकिन मुस्लिम इलाकों में अलग जोश था। कहा जाता है कि दोपहर में हल्ला हुआ कि मुख्तार जीत रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता फिर से सक्रिय हुए। लोगों को घर से निकाल कर बूथ तक पहुंचाया गया। मुरली मनोहर जोशी मात्र 17,000 वोट से मुख्तार को हरा पाए। हालात फिर बदले और मुख्तार को बीएसपी से निकाल दिया गया। इसके बाद अफजाल, मुख्तार और सिकबतुल्लाह तीनों भाइयों ने मिलकर कौमी एकता दल नाम की एक पार्टी बनाई। 2014 में मुख्तार घोसी संसदीय सीट, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया। मुख्तार को मऊ सदर से टिकट मिल गया। मुख्तार एक बार फिर विधायक बन गए। मुख्तार पर अगर बात करें तो कुल मिलाकर 45 मुकदमे दर्ज हुए। इसमें 7 मामले गाजीपुर मऊ की कोर्ट में विचाराधीन है। 3 मामलों में वो निर्दोष साबित हुआ। कृष्णन की हत्या मामले में भी सीबीआई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। फिलहाल 3 मामले लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे थे। एक मामला लखनऊ की जिला अदालत में भी चल रहा था। गाजीपुर में एक चार्जशीट फाइल हो चुकी थी। एक मामले में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी थी। बाकी मामलों में जांच जारी थी। अधिकतर मामलों में गवाह पहुंचे और नहीं भी पहुंचे तो गवाहों को खत्म कर दिया गया। लेकिन एक मामला था जिसमें कि माना जाता है कि गवाही पूरी होती। बनारस से विधायक रहे और मोदी के खिलाफ सांसद का चुनाव लड़ चुके अजय राय के भाई अवधेश राय की बनारस हत्या कर दी गई थी। मुख्तार इसमें आरोपी थे। गाजीपुर की राजनीति में अंसारी परिवार ने जो हैसियत आजादी के पहले से ही हासिल करके रखी थी, वो बहुत कम परिवार, बहुत कम लोगों के खाते में नसीब में आता। अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी को गांधी जी के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता। 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मुख्तार के नाना उस्मान अंसारी ब्रिगेडियर थे और 1947 की लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान की फौज को धूल चटाई और शहादत के बाद उनको महावीर चक्र से नवाजा गया। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा रखते हैं। मुख्तार के भाई अफजल 1986 से लेकर 96 तक लगातार विधायक रहे। उनके दूसरे भाई सिकबतुल्लाह भी 2012 से 17 तक विधायक रहे। मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास और उमर। मुख्तार की तरह ही अब्बास को भी निशानेबाजी का शौक था। वो शॉटगन शूटिंग का चैंपियन रह चुका है। शॉटगन शूटिंग के चैंपियन में मतलब वो दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में तक शुमार रहा था। दूसरा भाई उमर ने विदेश में जाकर पढ़ाई करी। 2017 के चुनाव में उसने मऊ में अपने पिता के लिए प्रचार की कमान संभाली, क्योंकि अब्बास घोसी विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ रहा था। हालांकि वे 7,000 वोटों से हार गया। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी 2 बार चर्चा में आई। पहली बार जब मुख्तार के साथ ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि बाद में लखनऊ पीजीआई के डॉक्टरों ने कहा था कि दोनों को ही कोई समस्या नहीं। दूसरी बार जब उन्होंने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से अपने पति की जान को खतरा बताया। मोदी सरकार में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को हराने वाले मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने बीबीसी से कहा था कि आज हम लोगों की पहचान मुख्तार से होती है। लोग कहते हैं कि ये मुख्तार के भाई। मुख्तार कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गया। वो दावा करते हैं कि कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो जेल में रहते हुए 3 चुनाव जीत पाया। मुख्तार पर मुकदमा राजनीति से प्रेरित होकर थोपे गए, इस तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन बात वही है कि आज की सरकार में किसी भी तरह के अपराधियों के लिए जगह नहीं है। क्या कहना है आप लोगों इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।